टाइप्स ऑफ एंटीजन। एंटीजन को हम कई टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। देखो, कोई बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, वायरस हो या कोई भी फॉरेन पार्टिकल वो एज एन एंटीजन काम कर सकता है। एंटीजन प्रोटीनजेनिक इन नेचर होते हैं ज़्यादातर केस में, बट लिपोपॉलीसेकेराइड्स भी हो सकते हैं, आपके लिपिड्स भी हो सकते हैं। तो प्रोटीन जो एंटीजन है वो इस तरीके से बहुत टाइप के एंटीजन्स हो सकते हैं। एंटीजन को हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, एक तो होस्ट इम्यून रिस्पॉन्स के हिसाब से और एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से वो कितनी तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं होस्ट रेस्पॉन्स के हिसाब से, या फिर एंटीजन होस्ट रिलेशन के हिसाब से भी बोल सकते हो। तो ये सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो हम होस्ट इम्यून रेस्पॉन्स के हिसाब से इसको डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि होस्ट के अंदर वो इम्यूनिटी किस तरीके से दे रहा है या होस्ट के अंदर कहाँ प्रेजेंट है उसके बेस पर या हम बोलते हैं इसको इस क्लासिफिकेशन को बोलते हैं। तो इसमें हम इसको एक तो हम बोलते हैं सेल्फ एंटीजन या फिर ऑटो एंटीजन। जो हमारे खुद के अंदर एंटीजन होते हैं वो हमारे सेल्फ एंटीजन होते हैं, खुद की बॉडी के अंदर होते हैं, लेकिन वो इम्यून रेस्पॉन्स प्रोड्यूस नहीं करते, वो इम्यूनोजेनिक नहीं होते। ऑब्वियसली हमारे अंदर ये एंटीबॉडी करने लग जाएंगे इम्यून रेस्पॉन्स, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वो नॉर्मली अपनी बॉडी के अंदर होते हैं, इम्यूनिटी नहीं देते, वो हम सेल्फ रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन फिर ये बात कैसे होती है कि भाई अपने एंटीजन के अगेंस्ट पे इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, तो इसके लिए जो है एक इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस वर्ड होता है, इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस। अब इसको बताते हैं क्या होते हैं। तो ये बेसिकली अपने ही एंटीजन है, सेल्फ एंटीजन है, खुद की बॉडी के एंटीजन है। दे आर नॉट इम्यूनोजेनिक, यानी वो हमारी बॉडी में इम्यूनिटी प्रोवाइड, मतलब इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट नहीं करते। इम्यूनोजेनिक, दे आर नॉट इम्यूनोजेनिक, ठीक है। इसके लिए इम्यूनोलॉजिकल टॉलरेंस होता है, वो दो तरह का होता है, बाकी हम डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे इसको, बट यू जस्ट हैव आइडिया। एक सेंट्रल टॉलरेंस होता है और एक होता है पेरिफेरल टॉलरेंस। मतलब ऐसा होता है कि अगर कोई टी लिम्फोसाइट्स या बी लिम्फोसाइट्स ऐसी हो रही हैं जब डेवलपमेंट होता है कि वो सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट में इम्यूनिटी करें या सेल्फ एंटीजन के अगेंस्ट में रिएक्ट करें, तो उनको मार दिया जाता है, मतलब उनको किल करके बॉडी से खत्म कर दिया जाता है, उसको नहीं आने देते पेरिफेरी में। वो सेंट्रल रिस्पॉन्स है। तो सेंट्रल रिस्पॉन्स में बेसिकली क्या होता है, अगर कोई सेंट्रल रिस्पॉन्स टॉलरेंस, सेंट्रल टॉलरेंस में क्या होता है कि अगर जैसे थाइमस है ना, डेवलपमेंट होकर थाइमस में कौन डेवलप करता है, टी सेल्स करती हैं। थाइमस कहाँ पर होता है, एंटीरियर मीडियास्टिनम में, ठीक है, यहाँ पर होता है एंटीरियर मीडियास्टिनम में, पिंक कलर की स्ट्रक्चर होती है, उसमें टी सेल्स का मैचुरेशन होता है। ये चाहे टी सेल हो चाहे बी सेल हो, कहाँ से बन के आ रही है, बोन मैरो से। बोन मैरो की कहाँ से, हीमोपोएटिक स्टेम सेल्स होती हैं, उनसे ही आपकी ये सेल्स बन के आती हैं, ठीक है। पहले एक्चुअली प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होती है जो किसी भी तरह की सेल बना सकती है, फिर वो मतलब पहले टोटीपोटेंट होती है जो कोई भी सेल बना सकती है, फिर प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल में कन्वर्ट होती है। आई थिंक यू पीपल हैव आइडिया। तो पहले जस्ट थोड़ा सा ये भी देख सकते हो आप, ऐसा होता है कि सेल्स जो हैं सारी की सारी सेल्स बन रही है कहाँ पर, बोन मैरो में। इम्यूनिटी की सारी सेल्स बोन मैरो में बनती हैं, मल्टीपोटेंट होती हैं, या फिर इनको हम टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। मल्टीपोटेंट नहीं बोलना चाहिए, टोटीपोटेंट सेल्स और प्लूरीपोटेंट सबसे पहले होता है। प्लूरीपोटेंट सेल्स या फिर टोटीपोटेंट सेल्स होती हैं जो सब बना सकती हैं, फिर वो टोटीपोटेंट सेल्स बनती हैं जो हर तरह की सेल बना सकती हैं, उनसे आपका मल्टीपोटेंट सेल्स कन्वर्ट होती हैं, और उन्हीं से फिर फाइनली जो है ये लिम्फोसाइट्स बन रही हैं, और भी डिफरेंट टाइप की सारी सेल्स जो बनती हैं वो इसी से बनती है, बोन मैरो में। अब जो थाइमस में चली जाती हैं टी सेल्स की तरह से मैच्योर हो जाती हैं, जो बोन मैरो में रहती हैं वो आपकी एज अ बी सेल मैच्योर करती हैं, ठीक है। तो वो बी सेल्स का मैच्योरेशन जो है बोन मैरो में ही होता है और टी सेल्स का हो जाता है थाइमस में, ठीक है। तो जो खुद को के लिए सेल्फ टाइप की जो मतलब सेल्फ इम्यूनिटी कर रही होंगी, यानी अपने ही एंटीजन के अगेंस्ट में काम कर रही होंगी, इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप कर रही होंगी, उनको थाइमस में जाके वहीं पर किल कर देते हैं, थाइमस में किल कर देते हैं। बोन मैरो में अपने आप को वो बी सेल्स, वहाँ पर एक मैकेनिज्म होती है, उसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे।
अगर फिर भी कोई सेंटर टॉलरेंस से हट जाए तो जब वो ब्लड में आती हैं तो वहाँ पर भी कुछ मैकेनिज्म होती हैं जिनसे कि वो जो सेल्स हैं उनको हटा दिया जाता है, उसे हम कहते हैं पेरिफेरल टॉलरेंस। लेकिन फिर भी ऐसा हो जाता है कुछ केसेस में कि कुछ सेल्स हमारी स्टार्ट कर जाती हैं अपने ही अगेंस्ट इम्यूनिटी देना, तो फिर वो ऑटो इम्यूनिटी कहलाती है। ठीक है, उसकी डिजीज होती हैं, ऑटो इम्यून डिजीज़ वो डेवलप करती हैं। जैसे आर्थराइटिस होते हैं कुछ टाइप की जो ऑटो इम्यून आर्थराइटिस होती हैं, बहुत सारी डिजीज़ ऐसी हो सकती हैं। ओके, तो सेंट्रल टॉलरेंस हो गया। या फिर कैंसर सेल्स जब होती हैं तो कैंसर सेल्स कुछ क्योंकि अल्टर्ड सेल्स हो जाती हैं, ये भी ऑटो इम्यूनिटी डेवलप कर सकते, तब ऐसा होता है। तो दीज आर जस्ट आइडिया द सेल्फ एंटीजन और ऑटो एंटीजन्स में डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे टाइप के एंटीजन। तो वो क्लासिफिकेशन है आपका फॉरेन एंटीजन या नॉन सेल्फ। फॉरेन एंटीजन या फिर नॉन सेल्फ, क्योंकि वो बॉडी के नहीं हैं, बाहर के हैं, कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई फॉरेन पार्टिकल कैन एक्ट एज एन एंटीजन, तो वो हम उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी डेवलप होती है। वो क्या करते हैं, अगर हम नॉर्मली आगे रिएक्शन में देखेंगे कि वो यूजुअली क्या होते हैं, टी सेल डिपेंडेंट एंटीजन होते हैं। मतलब एंटीजन जो होता है वो डायरेक्टली एंटीबॉडी से रिएक्ट नहीं करता, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बी सेल पे जाएगा या एंटीबॉडी। ज़्यादातर एंटीजन होते हैं वो पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होती हैं उन पर, जैसे मैक्रोफेज, डेंड्राइट्स या एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, वहाँ पर उनको यू कैन से वहाँ पर प्रेजेंट करते हैं, वहाँ प्रोसेसिंग होती है, फिर वो टी सेल पर जाकर लगती है। टी सेल मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के साथ जाके तब टी सेल पर एक प्रेजेंटेशन होता है एंटीजन का। और फिर टी सेल जो होती हैं कुछ साइटोकाइंस रिलीज करती हैं, बी सेल को एक्टिवेट करती है, फिर बी सेल आपका एंटीबॉडीज प्रोडक्शन करती है। तो इस तरीके से लगभग ये प्रोसेस कुछ कुछ रहता है। आगे हम इसको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो एंटीजन जो है सेल्फ एंटीजन आपने डिवाइड कर लिया, फॉरेन एंटीजन या नॉन सेल्फ एंटीजन कर लिया, जो कि आपको इम्यूनिटी करनी होगी उसके अगेंस्ट। फिर इसका दूसरा क्लासिफिकेशन होता है एक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल से पहले जो फॉरेन एंटीजन है हम इसको डिवाइड कर सकते हैं तीन तरीके से। एक होता है एलो एंटीजन, दूसरा होता है आइसो एंटीजन, तीसरा होता है हेटेरो एंटीजन। ये वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है या टाइप्स ऑफ एंटीजन में लिखना जरूरी होता है। एलो एंटीजन क्या होता है, विद इन अ स्पीसीज होता है। विद इन अ स्पीसीज जो एंटीजन होते हैं दे आर फाउंड इन ऑल मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज, ऑल मेंबर्स ऑफ अ स्पीसीज। जैसे ह्यूमन के डिफरेंट टिश्यू हैं, एनी टिश्यूज, जो भी टिश्यूज हैं उनके अगेंस्ट में जो भी एंटीजन है वो सारे, मतलब सब में, क्योंकि हर ह्यूमन में ऑर्गन्स है, उन ऑर्गन्स में हर ऑर्गन में कुछ ना कुछ प्रोटीन है, केमिकल है, कुछ भी है, तो वो एज एन एंटीजन काम कर सकता है। ठीक है, फॉर अनदर इंडिविजुअल, है ना। तो ये कह सकते हो कि आप सब में लगभग सेम होते हैं, तो दैट इज एलो एंटीजन। फिर आइसो एंटीजन जो होते हैं वो दे आर फाउंड इन सम इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज। मतलब है तो एक ही स्पीसीज, जैसे ह्यूमन एक स्पीसीज है लेकिन ह्यूमन में भी सब में सेम नहीं मिलेगा। तो फॉर एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप एंटीजन जो होते हैं वो सब में सेम नहीं मिलते, किसी में ए एंटीजन है, किसी में बी है ना, किसी में दोनों नहीं है, तो सब में सेम नहीं है। तो ये ब्लड ग्रुप एंटीजन इज एग्जाम्पल ऑफ आइसो एंटीजन। दूसरा हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन। हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन भी हर इंडिविजुअल में डिफरेंट होते हैं, इसलिए एक पर्सन का ऑर्गन जो है वो दूसरे पर्सन के ऑर्गन में हम डोनेट नहीं कर सकते। इसके लिए हमें बहुत सारे हिस्टोकम्पैटिबिलिटी जो एंटीजन है उनको मिलाना पड़ता है। ठीक है, उनकी मैचिंग करनी पड़ती है। ट्विंस की हिस्टोकम्पैटिबिलिटी बेटर होती है, इसलिए ट्विंस एक दूसरे को जो कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना है वो कर सकते हैं। तो यही रीजन है, जैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हम नहीं कर सकते सबका ऐसे आंख बंद करके, ठीक है, क्योंकि सब में डिफरेंट है। तो इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हुए देखना पड़ता है, ब्लड ग्रुपिंग मैचिंग करनी पड़ती है। हम ट्रांसप्लांट ऐसे नहीं कर सकते आंख बंद करके। हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एंटीजन जो होते हैं उनकी मैचिंग करनी होती है, क्योंकि वो कुछ इंडिविजुअल में डिफरेंट है, कुछ में डिफरेंट है। अंडरस्टैंड। वैसे कई सारी बुक ये कहती हैं एलो एंटीजन आइसो एंटीजन को बहुत जगह सेम रखा हुआ है। कहीं पर इंटरनेट में देखोगे तो ब्लड ग्रुप हिस्टोकम्पैटिबिलिटी एलो का भी एग्जाम्पल बता रखा है, इसका बता रखा है, बट बेसिकली आप इनको सेम भी कह सकते हो। ठीक है, एलो एंटीजन एंड आइसो एंटीजन, या फिर ये कह सकते हो एक स्पीसीज में सब में मेंबर्स में एलो होते हैं और कुछ में आपके आइसो हो सकते हैं, आप देख सकते हो उसको। हेटेरो एंटीजन क्या है, डिफरेंट स्पीसीज के एंटीजन्स को हम लोग बोलते हैं डिफरेंट स्पीसीज।
सो एंटीजन फाउंड इन डिफरेंट स्पीसीज आर हेट्रो। हेट्रो से नाम में पता चल रहा है, हेट्रो माने अलग हो जाना। तो डिफरेंट, जैसे प्लांट एनिमल में अलग हो गया, एनिमल में अलग हो गया, ह्यूमन में अलग हो गया। तो डिफरेंट स्पीसीज के जो एंटीजन हैं वो हेट्रो एंटीजन होते हैं और वो बहुत खतरनाक वाली इम्यून रिस्पॉन्स देते हैं। सबसे क्लोज जो होता है ये आपके एलो एंटीजन है, जो सेम टिश्यू है वो बेटर वो करता है सब में सेम। फिर अलग अलग वाले उसके बाद ये वाले सबसे ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब जितना फाइलोजेनेटिकली दूर जाओगे उतना ही ज़्यादा एंटीजेनिक प्रॉपर्टी, उतनी ज़्यादा इम्यूनोजेनिक प्रॉपर्टी उस एंटीजन के अंदर ज़्यादा होगी। ठीक है, अब एक चीज़ होता है हेट्रोफाइल एंटीजन, इस पर शॉर्ट नोट आ सकता है, वाइवा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द हेट्रोफाइल एंटीजन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हेट्रोफाइल एंटीजन, नाम हेट्रो हेट्रो, तो इसका मतलब ये हेट्रो एंटीजन जैसा ही कुछ है। तो हेट्रोफाइल एंटीजन जो है इट्स अ टाइप ऑफ हेट्रो एंटीजन दैट एग्जिस्ट इन अनरिलेटेड स्पीसीज। तो अनरिलेटेड स्पीसीज में एंटीजन जो होता है वो उसी का टाइप है। तो भाई फिर अलग क्या है हेट्रो एंटीजन में और दिस हेट्रोफाइल एंटीजन में? अलग ये है कि जो ये डिफरेंट स्पीसीज के एंटीजन हैं लेकिन फिर भी इनमें इपिटोप सेम टाइप का कुछ शेयर होते हैं, कुछ इपिटोप शेयर होते हैं, जिसकी वजह से इपिटोप आप जानते हो एंटीजन का वो पार्ट जो कि एंटीजेनेसिटी कर सकता है, इम्यूनोजेनेसिटी कर सकता है, तो वो सेम होते हैं। इसकी वजह से क्या फायदा होता है कि इसको हम एज अ सीरोलॉजिकल टेस्ट जो है यूज कर सकते हैं। मतलब ऐसा है कि जैसे सपोज करो कि दो कोई स्पीसीज हैं, उनके एंटीजन तो डिफरेंट हैं लेकिन उनमें इपिटोप कुछ सेम है। तो जब एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है, मान लिया इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई, तो ये एंटीबॉडी इस एंटीजन के साथ भी रिएक्ट कर सकती है। ठीक है, ए टाइप ऑफ हेट्रो एंटीजन दैट एग्जिस्ट इन अनरिलेटेड स्पीसीज बट दे शेयर द इपिटोप विद ईच अदर। ठीक है, इसकी वजह से एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट एंटीजन ऑफ वन स्पीसीज कैन रिएक्ट विद द अनदर स्पीसीज। ठीक है ना, मान लिया ये एक स्पीसीज है, ये दूसरी कोई स्पीसीज है, इसके इस एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई वो इसके साथ भी रिएक्ट कर सकती है। तो इसका हम कैसे फायदा उठा सकते हैं? उसका फायदा ये कर सकते हैं, जैसे मान लिया कोई डिजीज है, डिजीज नंबर 1, और हम वो किसी को है, एंटीजन है उसका आया है ना, कोई इन्फेक्शन है, कोई भी हो सकता है, उसका एंटीबॉडी हमारी बॉडी में बना। हम क्या कर सकते हैं, जो दूसरा वाला वायरस या दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका जो एंटीजन है उसको दे के एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करा के हम लेबोरेटरी डायग्नोसिस देख सकते हैं कि हाँ भाई ये एंटीबॉडी रही होगी। अब ये एंटीबॉडी कब रही होगी? जब इसका एंटीजन रहा होगा। ठीक है ना, क्योंकि सेम एंटीजन दोगे तो डिजीज ज़्यादा हो जाएगी। तो हम इस तरीके से ऐसा क्रॉस रिएक्शन कराकर इसको एज अ सीरोलॉजिकल टेस्ट यूज कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं, सबसे पहले वेल फेलिंग्स रिएक्शन। वेल फेलिंग्स रिएक्शन आप टाइफस फीवर के लिए यूज करते हो। वेल फेलिंग्स रिएक्शन टाइफस फीवर के लिए यूज करते हैं। टाइफस फीवर किससे होता है? रिकेट्शियल से होता है, रिकेट्सिया से होता है। तो रिकेट्सिया एंटीजन है, उसके अगेंस्ट बॉडी में क्या बना हो? एंटीबॉडी बनी हुई है। ठीक है, टाइफस फीवर है तो रिकेट्शियल एंटीजन, क्योंकि रिकेट्सिया से होता है तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस रही होगी। अब आप क्या करते हैं, इट कैन बी डिटेक्टेड बाई क्रॉस रिएक्टिंग द प्रोटियस एंटीजन। आप वहां पर प्रोटियस का एंटीजन देकर और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कराकर सीरोलॉजिकल टेस्ट के रूप में इसको हम यूज करते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्यों कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर उसमें आएगा, पर्टिकुलर वायरस या पर्टिकुलर बैक्टीरिया के उसमें टॉपिक में। आप फिलहाल इतना ध्यान रखें कि वेल फेलिंग्स रिएक्शन जो होता है वो टाइफस फीवर, जैसे मान लिया रिकेट्सिया का है तो एंटीबॉडी क्रॉस रिएक्ट कर रही है प्रोटियस के साथ में, यानी ये कह सकते हो कि रिकेट्सिया एंड प्रोटियस ये दोनों के जो एंटीजन है वो हेट्रो एंटीजन है। एक दूसरे की एंटीबॉडी से उनका एंटीजन रिएक्ट कर सकता है क्योंकि इनमें इपिटॉप जो है, कुछ इपिटॉप को वो शेयर कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है पॉल बुनल टेस्ट। दूसरा एग्जाम्पल है पॉल बुनल टेस्ट, जो कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के लिए यूज होता है। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होता है इप्स्टीन बार वायरस से। ठीक है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होता है इप्स्टीन बार वायरस से। ये किसके साथ शेयर कर रहा है? इपिटॉप्स ये शेयर कर रहा है शिप आरबीसी एंटीजन के साथ में। तो जो एंटीबॉडीज इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की प्रोड्यूस हो रही है उनको हम डिटेक्ट कर सकते हैं शिप आरबीसी के एंटीजन के साथ में। ठीक है ना, तो ये आपका पॉल बुनल टेस्ट हो गया। तीसरा टेस्ट क्या है? प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया के केस में करते हो। प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया होता है माइकोप्लाज्मा निमोनिया से, निमोनिया। ठीक है,
प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया होता है माइकोप्लाज्मा निमोनिया से, ये बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन होता है, प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया कॉज बाय माइकोप्लाज्मा निमोनी। इसके लिए 2 टेस्ट हैं, एक कोल्ड एग्लूटिनेशन टेस्ट है, एक स्ट्रेप्टोकोकस एमजी टेस्ट है। नाम से ही पता चल रहा है कि ऑब्वियसली डिटेक्ट करेंगे स्ट्रेप्टोकोकस एमजी एंटीजन से। कोल्ड एग्लूटिनेशन क्या करते हैं, ह्यूमन की ओ ब्लड ग्रुप की आरबीसी जो है उसके साथ में क्रॉस रिएक्ट करता है, तो उससे हम इस टेस्ट को कर लेते हैं। देखो पॉल बुनल में शिप आरबीसी है, कोल्ड एग्लूटिनेशन में ओ ब्लड ग्रुप की आरबीसी है, किसके लिए, प्राइमरी एटिपिकल निमोनिया माइकोप्लाज्मा निमोनी के लिए। स्ट्रेप्टोकोकस एमजी टेस्ट है स्ट्रेप्टोकोकस एमजी एंटीजन के लिए। तो समझ में आ गया, ये 2 डिफरेंट एंटीजन्स हैं, 2 अलग अलग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, और उनकी जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस हो रही है वो इसकी एंटीबॉडी इसके एंटीजन के साथ रिएक्ट कर सकती है, इसकी एंटीबॉडी इसके एंटीजन के साथ, क्योंकि वो जो एंटीजन है वो कुछ इपिटोप्स को कॉमनली शेयर कर रहे हैं। अंडरस्टैंड। अब आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीजन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीजन जो है उसको हम टी डिपेंडेंट एंटीजन, टी इंडिपेंडेंट एंटीजन एंड सुपर एंटीजन, ये 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ज्यादातर कॉमनली जो एंटीजन होते हैं वो आपके ये होते हैं, कॉमनली जो एंटीजन होते हैं दे आर टी डिपेंडेंट एंटीजन। टी डिपेंडेंट एंटीजन, कुछ टी इंडिपेंडेंट एंटीजन है, कुछ सुपर एंटीजन है। इसके लिए हम आपसे एक डिस्कस करते हैं। इसके लिए एक तो थोड़ा सा आप बस ये देख लें, टी सेल रिसेप्टर, कुछ टी सेल रिसेप्टर इस तरह का दिखता है, इसकी अल्फा बीटा सब यूनिट होती है, ठीक है। ये टी सेल रिसेप्टर का डायग्राम है। अभी सुपर एंटीजन में ये आएगा, बाकी बाद में हम टी सेल रिसेप्टर को किसी और वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप देखें ये मैकेनिज्म, राइट। तो हम बात कर रहे हैं टी सेल डिपेंडेंट, दिस वन टी सेल डिपेंडेंट। अभी मैंने जो डिस्कस किया कि ज्यादातर जब भी कोई एंटीजन बॉडी में आएगा वो डायरेक्टली एंटीबॉडी से रिएक्ट करके एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन नहीं देगा, ये ध्यान रखने की बात है। और एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन देख के लगता है एंटीजन आया बॉडी में और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूसर उसने उसको एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करके दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं होता। ज्यादातर केस में एंटीजन डायरेक्टली आता है, वो पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पर प्रोसेस होता है, फिर उसके बाद वो टी सेल पर रिकॉग्नाइज करता है, टी सेल के रिसेप्टर्स से बाइंड करता है, फिर वो टी सेल्स जो है कुछ केमिकल रिलीज कराते हैं, साइटोकाइंस वगैरह, वो बी सेल को रिलीज कराते हैं, बी सेल को स्टिमुलेट करते हैं, फिर वो बी सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होकर एंटीबॉडीज बनाती है, फिर वो रिएक्शंस जो है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस होती है। समझ में आ रहा है? तो मतलब ऐसा नहीं है कि एंटीजन आया और उसने खुद ही डायरेक्टली एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर दी, नहीं, उसमें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल का रोल है, टी सेल का भी रोल है, साइटोकाइंस का भी रोल है, और प्लाज्मा सेल्स बन के तब एंटीबॉडी बनती है। ये जो है एक नॉर्मल प्रोसेस है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो इम्यूनिटी का बहुत बड़ा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, तो आपको और भी आगे चीजें समझनी आसान हो जाएगी। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल एंटीजन जो है बॉडी में आया, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो कि काफी सारी हैं वैसे तो, पर फिलहाल आप याद रख सकते हो डेंड्राइट्स हैं, डेंड्राइटिक सेल है, सॉरी डेंड्राइट्स नहीं, dendritic cells and another one is macrophages। तो ये आपकी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। ये सेल्स जो होती है इन पर ये प्रोसेसिंग होती है, यहाँ पर इसकी, फिलहाल अभी ध्यान रखो कि यहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग होती है कुछ, और तब ये जो TH2 सेल है, हेल्पर टी सेल हो गई, TH2 सेल जो है MHC2 के थ्रू जो है इसके साथ में इन दोनों के जो रिसेप्टर्स हैं वो यहाँ पर एक कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है जो कि एंटीजन प्रेजेंटेशन के अंदर हम पढ़ेंगे। तो आप ये ध्यान रखो कि एंटीजन का जो प्रेजेंटेशन है वो एंटीजन पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर प्रेजेंट करेगा, प्रोसेस करेगा, और फिर वो जाकर टी सेल रिसेप्टर MHC2 इसके थ्रू जो है यहाँ पर रिएक्ट करेगा, और ये एक स्पेसिफिक मैकेनिज्म है। उस स्पेसिफिक मैकेनिज्म से स्पेसिफिक टाइप के साइटोकाइंस रिलीज होंगे, और स्पेसिफिक साइटोकाइंस रिलीज होके बी सेल का एक्टिवेशन करेंगे। इसमें एक बीच में और प्रोसेस डाल सकते हो, बी सेल एक्टिवेशन होके प्लाज्मा सेल्स बनेंगी और वो एंटीबॉडीज बनाएंगी। लेकिन ध्यान रखने की बात है वो जो है स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनाएंगी, क्योंकि सारी एंटीबॉडीज देखो एक जैसी हैं, सारी एंटीबॉडी एक जैसी, इसको हम बोलते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन। मोनोक्लोनल क्योंकि एक जैसी बन रही है, जो भी टाइप बन रही है वो एक जैसी बन रही है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ये नॉर्मल मैकेनिज्म है, इसे कहते हैं हम टी सेल डिपेंडेंट एंटीजन। अब बात करते हैं कि भाई टी सेल इंडिपेंडेंट कैसा है। देखो टी सेल इंडिपेंडेंट में
बहुत ही कम एंटीजन होते हैं जो टी सेल इंडिपेंडेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल टी सेल इंडिपेंडेंट के एग्जाम्पल्स हैं आपके बैक्टीरियल कैप्सूल, ठीक है, फ्लैजेला, लिपोपॉलीसैकेराइड ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये कुछ जो है टी सेल इंडिपेंडेंट है, टी सेल इंडिपेंडेंट एंटीजन। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को भी स्किप कर रहे हैं, टी सेल को भी स्किप कर रहे हैं। डायरेक्टली दे बाइंड टू रिसेप्टर्स ऑन बी सेल्स। और आगे जो है फिर यहाँ क्या होता है, पॉलीक्लोनल बी सेल एक्टिवेशन हो रहा है। तो बहुत डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडीज इसमें मिल रही है, समझ रहे हो। जो ये एंटीजन है टी इंडिपेंडेंट, वो डायरेक्ट बाइंड करेंगे बी सेल पर, जो रिसेप्टर्स हैं वहां पर सीधे जाकर बाइंड कर जाते हैं। बी सेल पे जो रिसेप्टर्स हैं वहां सीधे जाके ये एंटीजन बाइंड कर रहा है और उसको एक्टिवेट कर रहा है पॉलीक्लोनल बी सेल एक्टिवेशन को, जिसकी वजह से डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी, देखो मैंने कलर डिफरेंट बना दिया, तो कई सारी एंटीबॉडीज बन रही है डिफरेंट टाइप की। इसको बोलते हैं हाइपर गामा ग्लोबुलिनीमिया, क्योंकि ब्लड सेल्स में, ब्लड में ग्लोबुलिन होता है, एल्बुमिन होता है, ठीक है, और उसका जो गामा ग्लोबुलिन पार्ट होता है वही एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन कहलाता है। इसलिए इसका नाम है हाइपर माने ज्यादा हो जाना, गामा ग्लोबुलिनीमिया, क्योंकि गामा ग्लोबुलिन ही एंटीबॉडी है। तो इसमें सारी तरह की बन रही है, नॉन स्पेसिफिक सारे तरह की एंटीबॉडी बनी, एक जैसी नहीं बन रही। यहाँ मोनोक्लोनल था, यहाँ पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन हो रहा है। देखो पॉलीक्लोनल मैंने वर्ड लिखा है, पॉलीक्लोनल बी सेल एक्टिवेशन। ये पॉलीक्लोनल एंटीबॉडीज डिफरेंट टाइप की बन रही है। तो टी सेल डिपेंडेंट हो गया, टी सेल इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। अब हम बात करेंगे सुपर एंटीजन की। जो सुपर एंटीजन होता है थर्ड टाइप का क्लासिफिकेशन, इसमें क्या होता है, इसमें बाकी तो हो रहा है, टी सेल पर तो ये जाकर प्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये बाईपास कर देते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को। समझ में आ रहा है, जैसे नॉर्मली पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे जाएगा फिर टी सेल पे जाएगा, लेकिन जो सुपर एंटीजन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सीधे के सीधे आपके जैसे टी सेल है, TH2 है ना, वो यहां से नहीं गए, ये वाला चीज स्किप मार दिया, मैंने डायग्राम में तो बनाया, ये स्किप मार गया। ये क्या करते हैं, डायरेक्टली जो है TH2 पर चले जाते हैं। और कहां चले जाते हैं, दे डायरेक्टली बाइंड टू वी बीटा रीजन ऑफ टी सेल रिसेप्टर, यानी वेरिएबल बीटा रीजन होता है, टी सेल रिसेप्टर पर चले गए, उसके वेरिएबल रीजन पर चले गए बीटा के, क्योंकि अल्फा बीटा दो है उसमें ना, तो बीटा के वेरिएबल रीजन पे जाकर डायरेक्टली बाइंड कर जाते हैं। दे कॉज मासिव नॉन स्पेसिफिक साइटोकाइन रिलीज, और बीटा सेल का वही आगे जाके सेम टी सेल इंडिपेंडेंट की तरह जैसे नॉन स्पेसिफिकली हाइपर गामा ग्लोबुलिनीमिया होता है। तो ये हो गए आपके टी सेल डिपेंडेंट, टी सेल इंडिपेंडेंट एंड सुपर एंटीजन, जो कि आपके डायरेक्टली बाइंड कर रहे हैं वी बीटा रीजन ऑफ टी सेल रिसेप्टर पे, और नॉन स्पेसिफिकली आपका हाइपर गामा ग्लोबुलिनीमिया कर रहे हैं। सुपर एंटीजन्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पर्पज से। जो सुपर एंटीजन्स होते हैं वो एंटीजन ऐसे होते हैं जो कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को स्किप कर देते हैं, वो डायरेक्टली टी सेल पर बाइंड करते हैं, दे आर नोन एज सुपर एंटीजन्स, ठीक है। तो दे कैन एक्टिवेट टी सेल्स डायरेक्टली विदाउट प्रोसेस्ड बाय द एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। यानी ये बाइंड तो देखो टी सेल्स पर ही होना है, एक्टिवेट तो टी सेल्स को ही करना है, लेकिन ये बाईपास कर देते हैं एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को। ये ध्यान रखने की चीज है। ये वेरिएबल बीटा रीजन ऑफ टी सेल रिसेप्टर पर बाइंड करते हैं, और वही रिसेप्टर है सुपर एंटीजन। ये MCQ क्वेश्चन है कि सुपर एंटीजन के लिए रिसेप्टर कौन है, दैट इज वेरिएबल बीटा रीजन ऑफ टी सेल रिसेप्टर। ये देखो आप, ये ऐसे करते हैं, ये टी सेल रिसेप्टर है, इसका बीटा रीजन है, अल्फा रीजन है। ये वेरिएबल, दिस इज द वेरिएबल पोर्शन ऑफ द टी सेल रिसेप्टर, एंड ये वाला जो है इसका कांस्टेंट रीजन होता है। तो जो ये है यहाँ पर जो बीटा है ना, वेरिएबल रीजन ऑफ बीटा वाला, यहाँ पर जो है वो सुपर एंटीजन अटैच होते हैं। सुपर एंटीजन एक्चुअली, सुपर एंटीजन जो है नॉर्मली क्या होते हैं, नॉर्मल जो एंटीजन्स होते हैं वो आपके पहले एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे जाएंगे फिर इसको होंगे, लेकिन सुपर एंटीजन एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को बाईपास कर देते हैं, डायरेक्टली स्टिमुलेट करते हैं। इनसे क्या होता है, नॉन स्पेसिफिक टी सेल का एक्टिवेशन होता है, मासिव रिलीज ऑफ साइटोकाइंस। अब वो कौन कौन से साइटोकाइंस होते हैं ये याद रख सकते हो, वो होते हैं इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 6, इंटरफेरॉन गामा, TNF अल्फा, TNF बीटा, ठीक है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बीटा। तो इसमें आप याद कर लेंगे, 2 इंटरल्यूकिन आप याद कर लो, 1 and 6, इंटरफेरॉन एंड TNF अल्फा एंड बीटा।
कुल मिला के नहीं भी याद हो रहा है तो नॉन स्पेसिफिक, क्योंकि ये एक्टिवेशन हो रहा है, नॉन स्पेसिफिक ही साइटोकाइन का रिलीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा होता है तो साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं इसको। जैसे थायराइड स्टॉर्म होता है, जब थायराइड की सर्जरी होती है, थायराइड बहुत ही मैसिव रिलीज होता है, ऐसे ही यहाँ पर साइटोकाइन बहुत ज़्यादा रिलीज हो रहा है, इसको साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। ये भी कोई वाइवा में पूछ सकता है। तो आप जो है इसमें बहुत सारे आपके साइटोकाइन रिलीज हो गए। अब जब नॉन स्पेसिफिक साइटोकाइन बहुत रिलीज हो रहे हैं तो पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स भी होता है। पॉलीक्लोनल मतलब बहुत सारे टाइप की एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, इसकी वजह से हाइपर गामा ग्लोबुलिनीमिया होती है, यानी ब्लड में बहुत मतलब काफ़ी तरह के जो है ना मिक्स तरह के एंटीबॉडीज मिलते हैं नॉन स्पेसिफिक टाइप के, इसलिए इसको हाइपर गामा ग्लोबुलिनीमिया कहते हैं। अब इसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, तो इसके एग्जाम्पल्स हैं स्टेफाइलोकोकल टॉक्सिन्स, स्टेफाइलोकोकल टॉक्सिन और स्टेप तो आप याद करेंगे एक साथ। स्टेफाइलोकोकल टॉक्सिन की वजह से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम होता है। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन 1 इज अ एग्जाम्पल ऑफ स्टेफाइलोकोकल टॉक्सिन का सुपर एंटीजन। बाकी स्टेफाइलोकोकस के एंट्रोटॉक्सिन एंड एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन भी इसके एग्जाम्पल हैं। एक्सफोलिएटिव टॉक्सिन, एंट्रोटॉक्सिन एंड टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन 1। तो स्टेप हो गया। स्ट्रेप्टो का एक्सोटॉक्सिन जो है वो इसका एग्जाम्पल है सुपर एंटीजन का। एप्स्टीन, अब 2 तो आपने बैक्टीरिया याद कर लिए और 2 आप याद कर लो वायरस, 3 वायरस याद कर लो। एप्स्टीन बार वायरस एसोसिएटेड सुपर एंटीजन साइटोमेगालो वायरस, एप्स्टीन बार वायरस एंड साइटोमेगालो वायरस, साथ में HIV एनकोडेड भी सुपर एंटीजन होते हैं। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हैं एंटीजन के जो कि एज अ सुपर एंटीजन काम करते हैं। अब सुपर एंटीजन क्योंकि मैसिव रिलीज करा साइटोकाइंस का, मैसिव रिलीज ऑफ हाइपर गामा ग्लोबुलिनीमिया हो गया, तो देखो प्रॉब्लम भी क्रिएट करेंगे, नॉर्मल तो है नहीं। तो इसकी वजह से इनसे बीमारी हो जाती है। कौन कौन सी बीमारी हो जाती है? बीमारी हो जाती है टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम, फूड पॉइजनिंग, सोरियासिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस। 2 तो याद रख लो स्किन की, और बाकी ये हमने क्योंकि वहाँ से आ रहे हैं स्टेप्टो से, तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम, स्कैल्डेड स्किन सिंड्रोम, फूड पॉइजनिंग, सोरियासिस, एटोपिक डर्मेटाइटिस, ये सारी की सारी बीमारियां इससे हो जा रही हैं। ठीक है, तो ये आपका इसका डिजीज हो गया। ये सुपर एंटीजन जो है बाईपास करके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को टी हेल्पर सेल पे चला गया, डायरेक्टली बाइंड कर दिया वी बीटा रीजन ऑफ टी सेल रिसेप्टर, मैसिव नॉन स्पेसिफिक साइटोकाइन रिलीज हो गया और हाइपर गामा ग्लोबुलिनीमिया करा दिया बी सेल को एक्टिवेट करा के। तो देखो कि सुपर एंटीजन जो है ना एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को बाईपास कर रहे हैं। नॉर्मल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे जाते हैं, फिर टी सेल्स पे जाते हैं, फिर वहां से साइटोकाइन रिलीज होकर बी सेल्स पे जाते हैं, बी सेल एक्टिवेट होकर प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं, फिर एंटीबॉडी बनाती है। जो टी सेल इंडिपेंडेंट एंटीजन होते हैं वो क्या करते हैं, ना तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे जाते हैं ना टी सेल पे, वो डायरेक्टली बी सेल पे जाते हैं। ये दोनों के बीच की कड़ी मान लो सुपर एंटीजन, क्योंकि ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल को तो बाईपास करे बट टी सेल पर चले जा रहे हैं उसके रिसेप्टर के स्पेसिफिक रीजन पर, वेरिएबल रीजन ऑफ बीटा सेल पे, और फिर आगे जाके करा रहे हैं और नॉन स्पेसिफिकली हाइपर गामा ग्लोबुलिनीमिया करते हैं।